हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका स्टडीज अड्डा यूट्यूब चैनल पर कला के ऑनलाइन क्लासेस में। पिछली कक्षाओं में हमने प्रागैतिहासिक चित्रकला के बारे में पढ़ा, उनसे संबंधित गुफाओं के बारे में पढ़ा तथा उन गुफाओं में मिले हुए प्रागैतिहासिक चित्रों के साक्ष्यों के बारे में पढ़ा। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। आज हम शुरू करेंगे आद्य ऐतिहासिक कला के बारे में, आद्य ऐतिहासिक चित्रकला के बारे में या कला के बारे में। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है, मानव इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक अर्थात जिस समय से हमें कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं, जिस समय की जानकारी हमें लिखित साक्ष्यों से प्राप्त नहीं होती है। आगे देखते हैं आद्य ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक काल वह काल है जिस समय की हमें लिखित जानकारी प्राप्त तो होती है, लेकिन अभी तक उसे पढ़ा या समझा नहीं जा सका है। अगला है ऐतिहासिक, अर्थात जिस समय के बारे में हमें लिखित जानकारियाँ भी मिलती हैं और उनको हमने डिकोड भी कर लिया है, पढ़ भी लिया है, समझ भी लिया है। तो प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के बारे में हमने विस्तृत अध्ययन किया है पिछली क्लासों में। अब हम शुरू करेंगे आद्य ऐतिहासिक चित्रकला के बारे में। आद्य ऐतिहासिक चित्रकला उस समय की चित्रकला है जिस समय पूरे विश्व के मुख्य मुख्य जगहों पर नदी घाटी सभ्यताएं फल फूल रही थीं। इनमें जो मुख्य नदी घाटी सभ्यताएं हैं उनमें है मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता। अब सबसे पहले प्रश्न बनता है कि इन्हें नदी घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सारी सभ्यताएं किन्हीं नदियों के किनारे ही पनपी हैं, किन्हीं नदियों के किनारे ही इनका विकास हुआ है, इसलिए इन्हें हम नदी घाटी सभ्यता कहते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये सभ्यताएं किस नदी के किनारे पनपी हैं, किस नदी के किनारे इन सभ्यताओं का विकास हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं मेसोपोटामिया की। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फरात के 2 आब में, मीन्स दजला और फरात 2 नदियां थीं, 2 प्राचीन नदियां थीं, उनके प्राचीन नाम हैं। अब उनको हम टिग्रिस और यूफ्रेटस कहते हैं। तो टिग्रिस और यूफ्रेटस के बीच के स्थान में, उनके 2 आब में यह जो सभ्यता थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, यह विकास की थी, फली फूली थी। यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। वैसे तो यूरोपीय कला आपके सिलेबस में नहीं है, टीजीटी के सिलेबस में नहीं है, लेकिन पीजीटी के सिलेबस में इसको रखा गया है और टीजीटी से भी बहुत सारे प्रश्न यूरोपीय कला से पूछे जाते हैं। टीजीटी वाले छात्र ऐसा नहीं सोचेंगे कि यह मेरे लिए बेकार है, या उनके लिए भी उपयोगी है। और आप प्रश्न पत्रों को खंगालेंगे तो आपको पता चलेगा कि कम से कम 10, 15, 20 क्वेश्चन तक टीजीटी में भी यूरोपीय कला से पूछा जाता है। तो मेसोपोटामिया सभ्यता जिन 2 नदियों के बीच में फली फूली, उनके नाम थे दजला और फरात। आज उन्हें हम टिग्रिस और यूफ्रेटस नाम से जानते हैं। अगली सभ्यता है मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता नील नदी के पास में, नील नदी के समीप या नील नदी के तट पर विकसित हुई। नील नदी को मिस्र का वरदान भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से नील नदी के तटों से उपजाऊ भूमि और रहने योग्य वातावरण प्राप्त होता था। तो मिस्र की सभ्यता जो थी वो पनपी नील नदी घाटी में, और नील नदी को हम मिस्र का वरदान भी कहते हैं। अगली सभ्यता है चीन की सभ्यता। चीन की सभ्यता ह्वांगहो नदी के किनारे पनपी थी। चीन की सभ्यता ह्वांगहो नदी के किनारे पनपी थी, और ह्वांगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। जैसे नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है, वैसे ह्वांगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है, क्योंकि इसमें आने वाला बाढ़ यहाँ की सारी चीज़ों को तबाह कर देता था। तो ह्वांगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। अगली नदी घाटी सभ्यता जिसको हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे वो है सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि भारत से जुड़ी हुई है। मेसोपोटामिया, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, ये तीनों भारत से जुड़ी नहीं हैं,
प्रत्यक्ष रूप से ये तीनों भारत से नहीं जुड़ी हैं, पर सिंधु घाटी सभ्यता वही सभ्यता है जो भारत और पाकिस्तान को मिलाकर, भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक के क्षेत्रों को मिलाकर पनपी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के, जैसे चिनाब हो गया, झेलम हो गया, ऐसे ही सिंधु की बहुत सारी सहायक नदियों से और सिंधु नदी के तटों से विकसित हुई सभ्यता को हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। सिंधु नदी और उनकी सहायक नदियों के किनारे किनारे जो सभ्यताएं पनपी उन्हें हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। एक बार फिर से देख लेंगे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फरात, जिसे हम आज के समय में टिग्रिस और यूफ्रेटस कहते हैं, इन दो नदियों के दोआब में पनपी। मिस्र की सभ्यता ये भी नदी घाटी सभ्यता थी, ये भी नील नदी के किनारे पनपी और नील नदी को हम मिस्र का वरदान कहते हैं। अगली सभ्यता है चीन की सभ्यता। चीन की सभ्यता ह्वांगहो नदी के किनारे पनपी और ह्वांगहो नदी को हम चीन का शोक कहते हैं। अगली सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता। यह भी एक नदी घाटी सभ्यता है। यह सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के किनारे पनपी, या सिंधु नदी तथा उसकी सहायक नदियों के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता ने विकास किया। ये चारों सभ्यताएं माना जाता है कि समकालीन थीं, एक ही समय में चार स्थानों पर फल फूल रही थीं, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से हमें मेसोपोटामिया की सभ्यता के मोहरें मिलती हैं, अर्थात इन दोनों जगहों से कहा जा सकता है कि एक दूसरे से आदान प्रदान, विनिमय या व्यापार होता था। आगे बात करते हैं सिंधु नदी घाटी सभ्यता की प्राचीनतम तथ्यों के बारे में। सिंधु नदी घाटी सभ्यता क्या थी, इसे किन किन नामों से जाना जाता है, यहाँ से कौन कौन से कला के साक्ष्य मिले हैं, कैसे यहाँ की कला के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि सिंधु नदी घाटी सभ्यता के कितने नाम थे, किन किन नामों से इसे जाना जाता है और क्यों। सिंधु नदी घाटी सभ्यता भारत की प्राचीनतम नगरीय नदी घाटी सभ्यता थी। आप अंतर समझेंगे कि सिंधु नदी घाटी सभ्यता या ये जितनी चारों सभ्यताएं थीं ये नगरीय सभ्यता थीं। यहाँ पे नगरों का विकास हुआ था, नगरों के रूप में मानव का विकास हुआ था। तो मेसोपोटामिया हो, मिस्र की सभ्यता हो, चीन की सभ्यता हो या सिंधु घाटी सभ्यता, ये चारों के चारों नगरीय सभ्यताएं थीं। सिंधु नदी घाटी सभ्यता भारत की प्राचीनतम नगरीय नदी घाटी सभ्यता थी। इस सभ्यता को कई सारे नामों से हम जानते हैं, तो देख लेंगे। इस सभ्यता को निम्न नामों से जाना जाता है। अब बहुत सारे नामों से जाना जाता है क्योंकि कई सारे ऐसे कारण बने जिसकी वजह से इसके कई सारे नाम हो गए, तो उन सभी नामों को हम जान लेंगे। आगे देखते हैं सिंधु नदी घाटी सभ्यता। ये तो इसका प्रचलित नाम हो ही गया, जो पहला नाम इसका पड़ा उसको कहते हैं सिंधु नदी घाटी सभ्यता। सिंधु नदी घाटी सभ्यता का पहला नाम था सिंधु नदी घाटी सभ्यता। इसके बाद पुरातत्व विभाग के नियमों के अनुसार किसी भी सभ्यता में जो स्थान सबसे पहले खोजा जाता है उसी स्थान के नाम से उस सभ्यता का नाम रखा जाता है। तो सिंधु नदी घाटी सभ्यता में जो पहला स्थान खोजा गया था वो था हड़प्पा, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया, जो कि सबसे उपयुक्त है। अगला, इससे पहले कभी नगरों के प्रमाण नहीं मिले थे। इसके पहले के समय से हमें कभी नगरों के प्रमाण नहीं मिलते हैं, तो इसे हम नगरीय सभ्यता भी कह लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे नगर मिले थे हमको, यहाँ पे नगरों की संरचना मिलती है, तो इसलिए इसे हम नगरीय सभ्यता भी कह लेते हैं। अब यह सभ्यता कांस्य युग में पनपी थी या कांस्य युग में इसका विकास हुआ था, तो इसलिए इसे हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कह लेते हैं। मेसोपोटामिया से जुड़े होने के कारण इसे हम मेलुहा सभ्यता भी कह लेते हैं। अब मेसोपोटामिया को कहते हैं, लेकिन मेलुहा सभ्यता जो शब्द आया है ये मेसोपोटामिया के लिए आया है, जिससे इसका संबंध है। आगे इस यहाँ पर मिट्टी के बर्तनों की काफ़ी सारी संरचनाएं मिली हैं। बहुत विविध प्रकार के मिट्टी के बर्तनों की संरचनाएं हैं, उन पर विभिन्न प्रकार की कलाकृतियां, विभिन्न प्रकार की डिजाइनें उस पर मिली हैं, तो इसे हम मृदभांड की सभ्यता भी कह लेते हैं। मृदभांड सभ्यता भी इसका नाम है। शुरुआत में अधिकाधिक जो भी स्थान प्राप्त हुए हमें, जो भी आद्य ऐतिहासिक काल के साक्ष्यों वाले स्थान प्राप्त हुए, उनमें जो सबसे ज़्यादा स्थान प्राप्त हो रहे थे वो प्राप्त हो रहे थे सरस्वती नदी से जुड़े हुए।
सरस्वती नदी के किनारे बहुत ज़्यादा स्थान थे जो प्राप्त हो रहे थे शुरुआत में। खोज के शुरुआती दिनों में हमें सरस्वती नदी के किनारे से कई सारे स्थान प्राप्त हुए जो कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित थे। तो इसलिए इस सभ्यता को कुछ विद्वानों के द्वारा इसका नाम दे दिया गया सरस्वती नदी घाटी सभ्यता। इंडस वैली भी इसको कहते हैं और सैंधव सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु से ही संबंधित है सैंधव सभ्यता। ऋग्वेद में भी इसका एक जगह उल्लेख मिलता है, इसका वर्णन मिलता है और वहां पर इसको कहा गया था हरियूपिया। तो इस प्रकार से इसके कई नाम हो सकते हैं। किसी भी नाम से आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है या किसी भी नाम को देकर पूछा जा सकता है कि यह नाम किस सभ्यता के लिए उपयुक्त है, किस सभ्यता के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे हरियूपिया को कई बार पूछा भी जा चुका है। तो आप इसको ध्यान देंगे, इन नामों को ध्यानपूर्वक आप देख लेंगे। अगर याद नहीं होता है तो उसको नोट कर लेंगे और फिर याद कर लेंगे या बार बार वीडियो को देखकर याद कर लेंगे। सिंधु नदी घाटी सभ्यता जो कि प्रचलित नाम है और हड़प्पा सभ्यता जो कि सबसे उपयुक्त नाम है। इसके बाद नगरीय सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता, मृदभांड की सभ्यता, सरस्वती नदी घाटी सभ्यता, इंडस वैली, सैंधव सभ्यता और हरियूपिया नामों से हड़प्पा सभ्यता को हम जानते हैं। आगे बढ़ते हैं और जानकारी लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता तो विनाश हो चुका था, उसका कुछ अवशेष ही बचे हुए थे, उनकी उनसे जुड़ी हुई कोई चीजें तो बची नहीं थी। वह सभ्यता माना जाता है कि रातों रात विलुप्त हो गई थी, रातों रात उसका विनाश हो गया था। कुछ लोग दूसरे रीजन बताते हैं कि महामारी आ गई थी, कुछ लोग बताते हैं कि सिंधु नदी जो थी वो अपने उफान पर आ गई थी, अपने बाढ़ पर आ गई थी, जिसने सारी सभ्यता को एक साथ नष्ट कर दिया। जो भी फिलहाल रीजन रहा हो, कई सारे रीजन है जो कि इतिहास का मुद्दा है। तो किसी भी रीजन से इसका विनाश हो गया था, बहुत तीव्रता से हुआ था। तो अभी वो सभ्यता बची नहीं है। तो उस सभ्यता की खोज कैसे हुई हम इसको जान लेंगे। सन 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने इस हड़प्पा टीलों की सर्वप्रथम जानकारी दी। सर्वप्रथम अगर पूछा जाए कि सर्वप्रथम हड़प्पा टीले की जानकारी किसने दी, सर्वप्रथम हड़प्पा टीले की जानकारी किसने दी, तो सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में हड़प्पा टीले की जानकारी दी। उन्होंने 1842 ईस्वी में एक लेख प्रकाशित करवाया जिसमें उन्होंने बताया कि हड़प्पा के टीले में भारत की प्राचीनतम सभ्यता दबी हुई है। समय के साथ साथ कोई भी चीज़ खंडार में बदल जाती है, कोई भी निर्माण जो होता है वो खंडार में बदल जाता है और धीरे धीरे टीले का रूप ले लेता है। तो उस समय जिस समय चार्ल्स मैसन ने इस जगह को देखा, ये एक टीले के रूप में था। अब यहाँ की चीज़ों का अध्ययन करके, यहाँ की चीज़ों को देखकर उन्होंने अनुमान लगाया या उन्होंने यह ज्ञात किया कि यहाँ पर भारत की एक प्राचीनतम सभ्यता इन टीलों के नीचे दबी हुई है। क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा स्थान ही देखा गया था और हड़प्पा स्थान की ही खोज हुई। तो यहाँ का जो टीला था उसको देखने के बाद चार्ल्स मैसन ने ऐसा अनुमान लगाया या ऐसा सोचा कि यहाँ पर भारत की प्राचीनतम सभ्यता दबी हुई है और उन्होंने इस बात को एक लेख में प्रकाशित करवाया। लेख में कब प्रकाशित करवाया? 1842 ईस्वी में। यहाँ से जो मुख्य जानकारियाँ हमको मिल रही हैं वो है कि किस सन में चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा टीले की सर्वप्रथम जानकारी दी, तो वो हो जाएगा 1826 ईस्वी में। चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा टीलों की सर्वप्रथम जानकारी दी। ये पूछा जाए कि हड़प्पा टीलों की सर्वप्रथम जानकारी किसने दी, तो चार्ल्स मैसन ने दी। अगला, उन्होंने लेख कब प्रकाशित करवाया जिसमें हड़प्पा के बारे में उन्होंने वर्णन किया, तो वो लेख प्रकाशित हुआ था 1842 ईस्वी में, जिसमें उन्होंने बताया कि हड़प्पा के टीले में सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन ने बताया कि हड़प्पा के टीले में भारत की प्राचीनतम सभ्यता दबी हुई है। आगे देखेंगे, सन 1853 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा क्षेत्रों का दौरा किया तथा इन टीलों के बारे में जानकारी प्रदान की। चार्ल्स मैसन के लेख के बाद, चार्ल्स मैसन ने जो लेख प्रकाशित करवाया उसके बाद अंग्रेजी सरकार ने या अंग्रेजी पुरातत्व विभाग ने इस तरफ ध्यान दिया और अलेक्जेंडर कनिंघम को इस क्षेत्र का दौरा करने के लिए भेजा गया, इस क्षेत्र के बारे में पता लगाने के लिए भेजा गया। अलेक्जेंडर कनिंघम
1853 ईस्वी में आए, हड़प्पा क्षेत्रों का दौरा किया और यहाँ के टीलों की जानकारी प्राप्त की। यहाँ के टीलों में क्या दबा हुआ है, ऐसा कुछ है या नहीं है, जो चार्ल्स मैसन ने बताया है उन चीज़ों में कितनी सच्चाई है, यहाँ के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, उसके लायक है ये कि नहीं है। इन चीज़ों की जानकारी उन्होंने इकट्ठा की और ब्रिटिश सरकार को उन्होंने बताया कि यहाँ पर वास्तव में कोई सभ्यता थी। तो सन 1853 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा क्षेत्रों का दौरा किया तथा इन टीलों के बारे में जानकारी प्रदान की। अब पूछा जा सकता है कि अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा क्षेत्र का दौरा कब किया था। अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा क्षेत्र का दौरा 1853 ईस्वी में किया था। यह पूछा जा सकता है कि चार्ल्स मैसन का लेख प्रकाशित होने के बाद अंग्रेजी सरकार ने किसे हड़प्पा क्षेत्र का दौरा करने के लिए भेजा। तो 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम को भेजा गया था। आगे देखेंगे 1856 ईस्वी में अब क्रम से इन घटनाओं का यहाँ पर विवरण हो रहा है, वर्णन हो रहा है। इसको आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। यदि आप कला की किसी भी परीक्षा को अच्छी तरह से पास करना चाहते हैं तो आपको इन ऐतिहासिक तथ्यों को भी जानना होगा। अगर आप पिछले 2 साल के प्रश्न छोड़ दिए जाएं, प्रश्न पत्र छोड़ दिए जाएं, तो पिछले 2 सालों से पहले अगर आप देखेंगे तो इतिहास से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते थे, बहुत ही पर्याप्त मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाते थे। लेकिन इन विगत 2 सालों में कुछ कम प्रश्न पूछे गए हैं इतिहास से। तो कब पैटर्न बदल जाए, कब फिर से इतिहास ही पूछ लिया जाए, ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता। तो आपको अगर परीक्षाएं पास करनी है तो हर चीज़ की जानकारी रखनी होगी। इसलिए चूँकि ये आपके कला से ही जुड़ा हुआ है, चित्रकला से जुड़ा हुआ ही इतिहास है, इसलिए इसको जानना ज़रूरी है। यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए भी इनको जानना ज़रूरी है। आगे देखेंगे 1856 ईस्वी में लाहौर से कराची रेल मार्ग बनाते समय इस परियोजना के अभियंता विलियम ब्रंटन और जॉन ब्रंटन, अर्थात जिनको हम कहते हैं ब्रंटन बंधु, ने इस टीले के बारे में जानकारी प्रदान की। अब समझेंगे कि इसके बाद ये सब कुछ होने के बाद 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम आए, हड़प्पा क्षेत्रों का दौरा किया और अपना रिपोर्ट जो था वो ब्रिटिश सरकार को दे दिया। इसके बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा लाहौर से कराची तक, लाहौर जो कि पाकिस्तान में है और कराची वो भी इस समय पाकिस्तान में है, जो कि संयुक्त भारत में हुआ करता था, तो इस समय वो पाकिस्तान में है। तो लाहौर से कराची तक अंग्रेजों के द्वारा रेल मार्ग बनवाया जा रहा था और वो रेल मार्ग यहीं से होकर जाता है, इसी के पास से होकर जाता है, हड़प्पा के पास से ही होकर जाता है। 1856 में लाहौर से कराची के लिए रेल मार्ग बन रहा था और जिसके अभियंता कौन थे, देखरेख करने वाले या जिसके जिम्मेदार कौन थे, वो थे ब्रंटन बंधु। अब ब्रंटन बंधु मतलब 2 भाई थे, जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन। तो ब्रंटन बंधु उनको कहते हैं। ब्रंटन बंधु उस समय अभियंता थे और वे लाहौर से कराची तक रेल मार्ग बनवा रहे थे। कब बनवा रहे थे? 1556 ईस्वी में। उसी समय उन्होंने भी इस टीले की जानकारी दी और इस टीले की जानकारी ही नहीं दी, यहाँ पर जब वो गए और उस समय निर्माण हो रहा था तो ईंटों की आवश्यकता की पूर्ति भी उन्होंने हड़प्पा के क्षेत्रों से ईंटों को निकाल कर किया था, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में पकाए गए ईंटों का प्रयोग किया गया है। तो जहाँ भी ब्रंटन बंधुओं को ईंट की ज़रूरत पड़ी, उन्होंने मजदूरों से हड़प्पा सभ्यता से ही ईंटों को निकलवा लिया था, हड़प्पा टीले से ईंटों को निकलवा लिया था और बाद में जाकर उन्होंने इसकी जानकारी ब्रिटिश सरकार को दी। तो जो भी लाहौर से कराची तक रेल मार्ग बन रहा था वो कब बन रहा था? 1856 ईस्वी में। किसकी देख रेख में बन रहा था? तो ब्रंटन बंधुओं की देख रेख में बन रहा था। ब्रंटन बंधुओं में कौन कौन थे? विलियम ब्रंटन और जॉन ब्रंटन। और उन्होंने इस टीले की सूचना ब्रिटिश सरकार को दी और यहाँ से उन्होंने एक और कार्य किया था कि हड़प्पा टीले से ईंटों को निकलवा कर उन्होंने प्रयोग किया था, मजदूरों के द्वारा हड़प्पा टीले से ईंटों को निकलवाया था और उसका प्रयोग अपने रेल मार्ग के लिए किया था। तो देखेंगे सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा टीले की जानकारी दी और ये भी बताया कि हड़प्पा टीले के नीचे भारत की कोई प्राचीनतम सभ्यता दबी हुई है। इसके बाद 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम को भेजा गया। उन्होंने आकर इस क्षेत्र का दौरा दिया और यहाँ की रिपोर्ट को अंग्रेजों को सौंपा, अंग्रेज सरकार को सौंपा। इसके बाद
अगला जो 1856 में कराची से लाहौर तक का या लाहौर से कराची का रेल मार्ग बन रहा था, जिस समय ब्रंटन बंधु अर्थात विलियम ब्रंटन और जॉन ब्रंटन अभियंता थे या उस परियोजना के देख रेख करता थे। उन्होंने अपने कार्य के लिए यहाँ से ईंटों की आपूर्ति की और इसकी जानकारी ब्रिटिश सरकार को दिया। आगे देखेंगे, वायसराय लॉर्ड कर्जन के समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को औपचारिक स्वरूप प्रदान हुआ। औपचारिक स्वरूप क्या? कार्य तो चल रहा था, बहुत पहले से ही पुरातत्व विभाग से संबंधित कार्य हो रहे थे, पर उसका कोई निश्चित रूपरेखा नहीं थी, उसका कोई निश्चित ऑफिस नहीं था, निश्चित कार्यालय नहीं था, निश्चित रूपरेखा कोई नहीं थी उसकी। तो कार्य तो हो रहा था, लेकिन कार्य को औपचारिक स्वरूप का प्रदान हुआ वायसराय लॉर्ड कर्जन के समय में। तो समझेंगे कि वायसराय लॉर्ड कर्जन के समय में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को, यानी कि मतलब अंग्रेजों का भारतीय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को औपचारिक रूप कब प्रदान किया गया या कब मिला? वायसराय लॉर्ड कर्जन के समय में। अब औपचारिक स्वरूप प्रदान होगा तो इसके किसी को इसका अध्यक्ष या महानिदेशक बनाया जाएगा। तो इसका जो महानिदेशक बनाया गया वो बनाया गया जॉन मार्शल को। देखेंगे, सर जॉन मार्शल को 22 फरवरी 1902 ईस्वी को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का महानिदेशक बनाया गया और उन्होंने इस पद पर 1928 ईस्वी तक कार्य किया। अब जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो यहाँ से इनके बारे में प्रश्न भी पूछा जा सकता है या जाता है। अब यहाँ से प्रश्न क्या क्या बनेगा? सबसे पहला तो प्रश्न यही बनता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसके समय में हुई या उसका औपचारिक स्वरूप किसके समय में प्रदान किया गया? तो वो होगा वायसराय लॉर्ड कर्जन के समय में। इसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को जब औपचारिक स्वरूप मिला तो उस समय जो उसका पहला महानिदेशक बनाया गया वो किसे बनाया गया? तो वो बनाया गया सर जॉन मार्शल को। कब बनाया गया? 22 फरवरी 1902 ईस्वी को। 22 फरवरी 1902 ईस्वी को इसको औपचारिक स्वरूप प्रदान हुआ और महानिदेशक किसको बनाया गया? सर जॉन मार्शल को। और उन्होंने इस पद पर कब तक कार्य किया? 1928 तक, अर्थात 26 सालों तक कार्य किया। 1902 से लेकर 1928 तक, अर्थात शुरुआत से लेकर 1928 तक उन्होंने इस पद पर कार्य किया। अर्थात 1902 से लेकर 1928 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में जो भी कार्य हुए वो सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुए या उनके निर्देशन में हुए। आगे देखेंगे, वर्तमान समय में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए महानिदेशक वी विद्यावती हैं। मतलब इस समय, जिस समय ये वीडियो बनाई जा रही है उस समय तक भारत के वर्तमान पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक वी विद्यावती हैं। आगे देखेंगे, सन 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई करवाई। वैसे तो टीजीटी के एग्ज़ाम में समय कुछ कम पूछे जाते हैं, बहुत कम पूछे जाते हैं, पर पीजीटी के एग्ज़ाम में एलटी ग्रेड हो गया या अन्य बड़ी परीक्षाओं में समय भी पर्याप्त मात्रा में पूछे जाते हैं। समय से संबंधित प्रश्न बहुत पर्याप्त मात्रा में होते हैं, तो आप इन समय को भी याद रखेंगे। कब हुआ? सन 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा नगर स्थल की खुदाई करवाई। अब ये प्रश्न पूछा गया है और पूछा जा सकता है आगे भी कि हड़प्पा नगर स्थल की खुदाई किसने करवाई? तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में, ध्यान देंगे, जॉन मार्शल के नेतृत्व में किसने करवाई? दयाराम साहनी ने। ध्यान देंगे, सर जॉन मार्शल महानिदेशक थे 1902 से 1928 तक, और 1902 से 1928 के बीच में ही पड़ता है 1921। तो सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई करवाई। अब प्रश्न बनता है कि हड़प्पा की खुदाई किसने करवाई? तो दयाराम साहनी ने करवाई। किसके नेतृत्व में करवाई? तो महानिदेशक कौन था? तो सर जॉन मार्शल थे। कब करवाई गई खुदाई? 1921 ईस्वी में। हड़प्पा की खुदाई कब हुई? 1921 ईस्वी में। और सन 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खुदाई करवाई, जो कि सबसे प्रमुख स्थल हैं। उन दोनों स्थलों की खुदाई करने वाले और
कब खुदाई की गई इसको हम याद रखेंगे तो सन 1921 में हड़प्पा की खुदाई शुरू हो गई थी और सन 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई शुरू हो गई थी। हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी ने करवाई और मोहनजोदड़ो की खुदाई राखाल दास बनर्जी ने करवाई, और वो भी सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। ध्यान देंगे कि सर जॉन मार्शल के अंडर में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई करवाई, राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाई। तो दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी 1921 में और 1922 में इसकी शुरुआत हुई। इन दोनों स्थलों की खुदाई से भारत में प्राचीन एवं विकसित सभ्यता की जानकारी प्राप्त हुई। जैसा कि पहले ही बताया गया था मैसन जी के द्वारा, जैसा कि पहले ही बताया गया था कि यहाँ पर कोई भारतीय सभ्यता दबी हुई है, वैसा ही हुआ कि खुदाई करने के बाद पता चला कि यहाँ पर भारत की प्राचीन विकसित सभ्यता दबी हुई थी, या मतलब प्राचीन विकसित सभ्यता के प्रमाण दबे हुए थे। वहाँ से ये पता लगा कि भारत की प्राचीन विकसित सभ्यता जो कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नामक स्थानों पर रहती थी, उसके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ हमें मिली। इन दोनों सभ्यताओं की खुदाई से हमें पता चला, इन दोनों जगहों की खुदाई से हमें पता चला, इन दोनों स्थानों की खुदाई से हमें पता चला कि यहाँ पर भारत की जो सभ्यता दबी हुई है वो काफ़ी विकसित थी, उस समय के हिसाब से काफ़ी विकसित थी। आगे देखेंगे, प्रारंभ में खुदाई से प्राप्त जितने भी स्थलों का पता चला उनमें से अधिकांश सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के किनारे प्राप्त हुए। अब सिंधु नदी घाटी सभ्यता इसका क्यों नाम पड़ा इसको जानेंगे। सिंधु नदी घाटी सभ्यता इसका नाम क्यों पड़ा इसको हम जानेंगे, पूछा भी जा सकता है कि क्यों पड़ा। तो आप बताएंगे कि प्रारंभ में जितनी भी खुदाई हुई उसमें से जो स्थान प्राप्त हो रहे थे, जितने भी स्थल प्राप्त हो रहे थे, उनमें से अधिकांश जो थे वो सिंधु के किनारे थे, सिंधु नदी के किनारे थे या सिंधु की सहायक नदियों के किनारे थे। इसलिए जॉन मार्शल ने, जो कि इसमें महानिदेशक थे, उन्होंने 1924 ईस्वी में इस नई सभ्यता का नाम सिंधु नदी घाटी सभ्यता रखा। तो इस सभ्यता का नाम सिंधु नदी घाटी सभ्यता क्यों पड़ा? क्योंकि स्टार्टिंग में, शुरुआत में जितने भी स्थानों की खुदाई से पता चल रहा था, मतलब जितने भी स्थान खुदाई से पता चल रहे थे, वो सारे स्थान कहाँ मिल रहे थे? सिंधु नदी के किनारे या सिंधु की सहायक नदियों के किनारे मिल रहे थे। इसलिए इस सभ्यता का नाम जॉन मार्शल ने 1924 ईस्वी में क्या रखा? सिंधु नदी घाटी सभ्यता रखा। प्रारंभ में खुदाई में जितने भी स्थानों का पता चला उनमें से अधिकांश सिंधु या उसकी सहायक नदी के किनारे थे। इसलिए जॉन मार्शल, जो कि उस समय महानिदेशक थे, उन्होंने 1924 ईस्वी में इस सभ्यता का नाम सिंधु नदी घाटी सभ्यता रख दिया। आगे देखेंगे, अब खुदाई लगातार होती रही तो अन्य स्थानों का भी पता चलता रहा। तो बाद में क्या हुआ? बाद के दिनों में खुदाई से प्राप्त होने वाले अधिकांश स्थल सिंधु और गंगा नदियों के बीच में मिले, जहां से प्राचीन सरस्वती नदी बहा करती थी। अब समझेंगे कि जो भी स्थान खुदाई से प्राप्त हो रहे थे, बाद में जब खुदाई होती रही तो कुछ दिनों के बाद जब धीरे धीरे देखा गया तो जो भी स्थान मिल रहे थे वो सिंधु और गंगा नदियों के बीच में मिल रहे थे, और सिंधु और गंगा नदी के बीच से प्राचीन समय में कभी सरस्वती नदी बहा करती थी। तो ऐसा माना गया कि हो सकता है ये सभ्यताएं सरस्वती नदी के किनारे पनपी हों। इसलिए विद्वानों ने क्या किया कि इस सभ्यता का नाम सरस्वती नदी घाटी रख दिया। इसको सरस्वती नदी घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाने लगा। देखेंगे, बाद के दिनों में खुदाई से प्राप्त होने वाले अधिकांश स्थल सिंधु और गंगा नदियों के बीच में मिले, जहां से कभी प्राचीन सरस्वती नदी बहा करती थी। इसीलिए विद्वानों ने इस सभ्यता को सरस्वती नदी घाटी सभ्यता नाम दे दिया। आगे देखेंगे, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के नियमों के अनुसार, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इसका नाम हड़प्पा क्यों पड़ा या सबसे उपयुक्त नाम हड़प्पा क्यों है, तो आप समझेंगे कि इसका सबसे उपयुक्त नाम हड़प्पा क्यों है। हड़प्पा सभ्यता इसका नाम क्यों रखा गया या सबसे उपयुक्त नाम हड़प्पा क्यों है? क्योंकि पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के नियमों के अनुसार, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के नियमों के अनुसार किसी भी सभ्यता की जानकारी जिस स्थल की खोज से सर्वप्रथम प्राप्त होती है, ध्यान देंगे, जिस स्थल की खोज से सर्वप्रथम प्राप्त होती है उसी स्थल के नाम से पूरी सभ्यता का नाम रखा जाता है। मीन्स
किसी भी सभ्यता की जानकारी जिस स्थान से सबसे पहले प्राप्त होती है, जिस स्थान की खुदाई या जिस स्थान की जानकारी सबसे पहले प्राप्त होती है, उसी स्थान के नाम से उस पूरी सभ्यता का नाम रखा जाता है। और यहाँ पर जो सबसे पहले खुदाई किया जाने वाला स्थान या पता लगने वाला स्थान था, वो था हड़प्पा टीला। इसीलिए इस सभ्यता का जो सबसे उपयुक्त नाम है वो होगा हड़प्पा सभ्यता। प्रश्न बन सकता है कि सिंधु नदी घाटी सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम हड़प्पा क्यों है, या सबसे उपयुक्त नाम क्या है, तो हड़प्पा है। क्यों है? क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा टीले की ही खोज हुई, सबसे पहले हड़प्पा की ही खुदाई हुई, इसलिए इसका नाम क्या हड़प्पा सभ्यता रखना सबसे उपयुक्त है। हड़प्पा की खुदाई कब हुई? 1921 में। किसने करवाई? दयाराम साहनी ने। इसके बाद कौन सा स्थान मिला? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खुदाई कब हुई? 1922 ईस्वी में। और इसकी खुदाई किसने करवाई? तो राखालदास बनर्जी ने करवाई। अब ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो किसने खुदाई करवाई, कब खुदाई हुई, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इनको हम बार बार रटेंगे ताकि आप इसको याद कर लें। यहाँ पर ही नहीं, आगे जितने भी स्थान के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे वहाँ भी आपको हम बताते रहेंगे, ताकि आपको चीज़ें सुन सुनकर याद हो जाएं। अब तो ये हो गई खुदाई की बात। खुदाई के बाद जब सारे स्थानों का धीरे धीरे पता चल गया, अधिकांश स्थानों का, सारे नहीं, अधिकांश स्थानों का पता चल गया, तो इसका एक जो विस्तार का क्षेत्र था, जितनी दूर में इस सभ्यता का विस्तार हुआ था, अब उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो ये जानेंगे कि वर्तमान समय में अफगानिस्तान, पाकिस्तान तथा भारत तीनों देशों में फैला हुआ है। सिंधु सभ्यता या कहें हड़प्पा सभ्यता का विस्तार इस समय जो है वो भारत में भी है, अफगानिस्तान में भी है और पाकिस्तान में भी है। वैसे जो सबसे पहले मिला था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये दोनों के दोनों पाकिस्तान में हैं। सबसे सर्वप्रथम क्या मिला था? हड़प्पा। और हड़प्पा लाहौर और कराची के रेल मार्ग के बीच में है। तो ये कहाँ पे है इस समय? पाकिस्तान में है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों स्थान इस समय पाकिस्तान में है। तो तीन देशों में, कुल मिलाकर तीन देशों में इसका विस्तार है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। तो सबसे पहले देखेंगे अफगानिस्तान में कहाँ कहाँ पर है। अफगानिस्तान में मुंडीगाफ में है और सुतुरगुई बंदरगाह पर है। दोनों नाम याद रखेंगे, मुंडीगाफ और सुतुरगुई बंदरगाह। अफगानिस्तान में अगर पूछा जाए कि अफगानिस्तान में किन किन क्षेत्रों में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार है या हड़प्पा सभ्यता के प्रमाण प्राप्त किए गए, तो वो होगा मुंडीगाफ और सुतुरगुई बंदरगाह। आगे देखेंगे, बात करते हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान में तीन ऐसे क्षेत्र हैं जहां से, या यूं कहें कि तीन ऐसे राज्य हैं जहां से हमें हड़प्पा सभ्यता के प्रमाणों या साक्ष्यों की जानकारी मिलती है, या खुदाई के दौरान जहां से हमें हड़प्पा सभ्यता के प्रमाण प्राप्त होते हैं। सबसे पहला है बलूचिस्तान, दूसरा है सिंध और तीसरा है पंजाब। आधा पंजाब भारत का हिस्सा है और कुछ हिस्सा पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान अधिगृहित जो पंजाब है, अर्थात पाकिस्तान का जो हिस्सा पंजाब है, वहाँ से भी हमें हड़प्पा सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं, या यूं कहें कि हड़प्पा जो स्थान है वो पंजाब से ही मिलता है। तो पाकिस्तान में तीन जगहों से, तीन राज्यों से मिलते हैं हमें प्रमाण। पहला है बलूचिस्तान। अब बलूचिस्तान में देखेंगे, बलूचिस्तान में भी किन किन क्षेत्रों से मिलता है? सुत का गैंडोर, सुत का कोह और बालाकोट। ये तीन स्थान हैं जहां बलूचिस्तान में, ये तीन स्थान हैं जहां से हमें हड़प्पा सभ्यता के प्रमाण प्राप्त होते हैं। कौन कौन से स्थान? सुत का गैंडोर, सुत का कोह और बालाकोट। इसके बाद आता है सिंध। सिंध राज्य से हमें सबसे जो मुख्य रूप से देखा जाए तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये सबसे प्रसिद्ध हैं। तो दोनों के दोनों पाकिस्तान से मिलते हैं। मोहनजोदड़ो मिलता है सिंध से, सिंध राज्य से। मोहनजोदड़ो है सिंध राज्य में, चनहूदड़ो है, आमरी है और कोट दीजी है। पाकिस्तान के सिंध राज्य से जिन क्षेत्रों से हमें हड़प्पा सभ्यता के प्रमाण प्राप्त होते हैं वो है मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो, आमरी और कोट दीजी। अगला पंजाब है। तो पंजाब से हमें हड़प्पा क्षेत्र की जानकारी प्राप्त होती है। अब देखेंगे भारत में कहाँ कहाँ से हमें हड़प्पा सभ्यता की जानकारी प्राप्त होती है, हड़प्पा सभ्यता के प्रमाण प्राप्त होते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में मांडा से, जम्मू कश्मीर में मांडा से हमें हड़प्पा सभ्यता के प्रमाण प्राप्त होते हैं। और मांडा स्थित है चिनाब नदी के
तट पर या चिनाब नदी के किनारे। मांडा का विकास कहाँ हुआ? चिनाब नदी के किनारे। आगे देखेंगे, अगला स्थान है पंजाब। तो भारत के पंजाब से रोपण नामक स्थान से हमें हड़प्पा के प्रमाण मिलते हैं, हड़प्पा सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं। तो रोपण हो गया, पंजाब से रोपण। अगला है हरियाणा। हरियाणा राज्य से जो प्रमुख स्थान प्राप्त होते हैं हड़प्पा सभ्यता से संबंधित, वो हैं राखीगढ़ी, बनावली, कुणाल और मिथातल। राखीगढ़ी, बनावली, कुणाल और मिथातल। इसके बाद देखेंगे राजस्थान राज्य से कहाँ कहाँ से प्रमाण प्राप्त होते हैं। तो वो है कालीबंगा, हनुमानगढ़ी, बालाथल और गणेश्वर। राजस्थान राज्य के जिन क्षेत्रों से हमें हड़प्पा सभ्यता के प्रमाण प्राप्त होते हैं वह स्थान कौन कौन से हैं? तो वह स्थान है कालीबंगा, हनुमानगढ़ी, बालाथल और गणेश्वर। यहाँ से प्रश्न कैसे बनता है, सबसे पहले ये देख लेंगे। यहाँ से स्थान का नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा यह किस राज्य में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थान राखीगढ़ी किस राज्य में स्थित है? तो आप बताएंगे हरियाणा में। किस देश में स्थित है? तो आप बताएंगे भारत में। ये भी पूछा जा सकता है, जैसे पूछ ले कि सुतका गंडोर या सुतका कोह कहाँ स्थित है, किस देश में स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? तो बलूचिस्तान में स्थित है। ऐसे पूछ लिया जाए कि रोपण कहाँ स्थित है? तो भारत में स्थित है और भारत के पंजाब में स्थित है। तो ध्यान से इसको याद करेंगे। राजस्थान में कालीबंगा, हनुमानगढ़ी, बालाथल और गणेशर, इन 4 क्षेत्रों से मुख्य रूप से हमें हड़प्पा सभ्यता के प्रमाण प्राप्त होते हैं। अगला राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से हमें दैमाबाद से, जो कि प्रवरा नदी के किनारे है, दैमाबाद से हमें हड़प्पा सभ्यता के प्रमाण प्राप्त होते हैं जो प्रवरा नदी के किनारे है। और दक्षिण भारत में इसे हम गोदावरी नदी के नाम से जानते हैं। प्रवरा नदी को ही हम गोदावरी नदी के नाम से जानते हैं दक्षिण क्षेत्र में। तो महाराष्ट्र में कौन सा स्थान है? दैमाबाद। इसके बाद आएंगे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे, जो यमुना की सहायक नदी या यमुना नदी जिसको हम कह सकते हैं, तो हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर नामक स्थान से हमें हड़प्पा सभ्यता के प्रमाण प्राप्त होते हैं। हिंडन नदी को हम पूर्वी क्षेत्र में यमुना नदी नाम से जानते हैं। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर से, जो कि हिंडन नदी के किनारे स्थित है, जिसको हम पूर्वी क्षेत्र में यमुना नदी के नाम से जानते हैं, वहाँ से हमें हड़प्पा सभ्यता के प्रमाण प्राप्त होते हैं। अगला स्थान है गुजरात। गुजरात में कच्छ क्षेत्र और खंभात क्षेत्र, दोनों क्षेत्रों से हमें कई सारे स्थान प्राप्त होते हैं जहाँ से हमें हड़प्पा सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं। तो सबसे पहले देख लेंगे कच्छ क्षेत्र से। कच्छ क्षेत्र से हमें जो स्थान प्राप्त होते हैं वो है धौलावीरा, सुरकोतड़ा और देसलपुर, जिसमें धौलावीरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कच्छ क्षेत्र से जो प्रमुख स्थान है जहाँ से हड़प्पा सभ्यता के प्रमाण प्राप्त होते हैं वो है धौलावीरा, सुरकोतड़ा और देसलपुर। खंभात क्षेत्र की बात करें तो खंभात क्षेत्र से हमें जो प्रमुख स्थान प्राप्त होते हैं वो है लोथल, लोथल काफ़ी महत्वपूर्ण है, रंगपुर और रोजदी। ये वे प्रमुख स्थान हैं जो राज्यों के अनुसार कहाँ कहाँ किस किस राज्य में कौन कौन से स्थान से हमें हड़प्पा सभ्यता के प्रमाण प्राप्त होते हैं, वो निम्नलिखित हैं। इनको आप पढ़कर याद करेंगे और यहाँ से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, तो इसे विशेष रूप से ध्यान देंगे। इन चीज़ों को एक बार फिर से हम देख लेते हैं। पाकिस्तान से हमें बलूचिस्तान से, पाकिस्तान के बलूचिस्तान राज्य से सुतका गैंडोर, सुतका कोह और बालाकोट, इन तीनों स्थानों से हमें हड़प्पा सभ्यता के प्रमाण प्राप्त होते हैं। अगला है सिंधु। सिंधु राज्य से, पाकिस्तान के सिंधु राज्य से मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो, आमरी और कोटदीजी, इन स्थानों से हड़प्पा सभ्यता के प्रमाण प्राप्त होते हैं। पंजाब में हड़प्पा से, पाकिस्तान के पंजाब में हड़प्पा से प्राप्त होते हैं। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देंगे कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इन दोनों को जुड़वा राजधानी नगर कहा जाता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को राजधानी नगर कहा जाता है, राजधानी नगर। अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान से मुंडीगाफ और सुतुरगुई, मुंडीगाफ और सुतुरगुई बंदरगाह, ये 2 स्थान हैं जहाँ से हमें हड़प्पा सभ्यता के प्रमाण प्राप्त होते हैं। अब बात करते हैं भारत की। तो भारत में जम्मू कश्मीर राज्य से
मांडा नामक स्थान से प्राप्त होते हैं प्रमाण। और मांडा जो है वो चिनाब नदी के किनारे स्थित है। भारत के पंजाब से हमें रोपण नामक स्थान से प्रमाण प्राप्त होते हैं। अगला है हरियाणा। हरियाणा राज्य से राखीगढ़ी, बनावली, कुडाल और मिथातल, इन स्थानों से हमें हड़प्पा सभ्यता के प्रमाण प्राप्त होते हैं। भारत का अगला राज्य है राजस्थान। राजस्थान के कालीबंगा, हनुमानगढ़ी, बालाथल और गणेश्वर, कालीबंगा, हनुमानगढ़ी, बालाथल और गणेश्वर, इन स्थानों से हमें हड़प्पा सभ्यता के प्रमाण प्राप्त होते हैं। अगला स्थान है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य से, भारत के महाराष्ट्र राज्य से दैमाबाद से हमें प्रमाण प्राप्त होते हैं। और दैमाबाद कहाँ पर स्थित है? दैमाबाद प्रवरा नदी के किनारे स्थित है, जिसे दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के नाम से जाना जाता है। आगे देखेंगे, उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर से प्रमाण प्राप्त होते हैं। और आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे स्थित है, जिन्हें हम पूर्वी क्षेत्र में यमुना नदी के नाम से जानते हैं। तो यमुना नदी या हिंडन नदी। अगला राज्य है गुजरात। गुजरात के कच्छ क्षेत्र से और खंभात क्षेत्र से, दोनों क्षेत्रों से स्थान प्राप्त होते हैं। तो दोनों क्षेत्रों से जिन स्थानों से हमें प्रमाण प्राप्त होते हैं वो है कच्छ से धौलावीरा, सुरकोतड़ा, देसलपुर, और खंभात क्षेत्र से लोथल, रंगपुर और रोजदी। ये हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं, जहाँ से हड़प्पा सभ्यता के प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं, जहाँ की खुदाई हो चुकी है और यहाँ से विभिन्न प्रकार के प्रमाण हमें मिल चुके हैं। वो कला के प्रमाण हो, जीवन के प्रमाण हो, या नगरों के प्रमाण हो, नालियों के प्रमाण हो, ये सभी कुछ हमें यहाँ से प्रमाण प्राप्त हो चुके हैं। आगे की जानकारियाँ हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर इसी क्लास में हमने डिस्कस की तो यहाँ से काफ़ी जानकारियाँ आपको प्राप्त करनी है और क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, जिसको पढ़ने में आपको ऊबन भी होने लगेगी। इसलिए यहाँ की आगे की जानकारियाँ हम अगले क्लास में प्राप्त करेंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको हम पूरी तरह से हमें जानना चाहिए, इसलिए इसको हम धीरे धीरे पढ़ेंगे ताकि ये चीज़ें हमारे दिमाग में बैठती जाएं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अगर आपको मेरी कोशिश अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार और अपने सुझाव हमें कमेंट्स में लिखें, और अपने मित्रों को इस वीडियो को शेयर करके मुझे सपोर्ट करें, ताकि मुझे पर्याप्त व्यूज़ मिलते रहें और मैं आपके लिए ऐसे ही मेहनत करके वीडियोज़ बनाता रहूं बिना किसी शुल्क के। थैंक्स टू ऑल व्यूअर्स।